कहा जा रहा है कि आप लोग जिस थाने क्षेत्र से हैं उस थाने क्षेत्र के अंडर में ही रहेंगे। हमारे घर में इस समय अपने बच्चों को दूध लाने का पैसा नहीं है। मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि 25,000 परिवार को आप भूखे सोने पर मजबूर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सारे लोग इस समय बहरे हो चुके हैं। तो भाड़ा हम लोग लेते हैं, वही भाड़ा बस वाला भी लेता है, तो सरकारी किस चीज का? टोटो से जाम लग रहा है तो आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं बंद किया? सब गुजराती वासियों को ड्यूटी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, बनारस के आदमी क्या करेंगे? ऐसा कोई चौखट नहीं है जहां पे हमने मत्था नहीं टेका। बनारस शहर पर इस समय दुनिया भर की नज़रें लगी हुई हैं। बनारस शहर प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और बनारस शहर एक तरह से पूरी दुनिया के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी रहा है। इस शहर को चमकाया जा रहा है, तमाम सारी नई नई चीज़ें बनाई जा रही हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया और उसके घाटों का पुनरुद्धार हो रहा है। मणिकर्णिका घाट को नए तरीके से बनाया जा रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। गंगा में क्रूज चलाया गया और क्रूज अब एक तरह से बहुत लग्जरियस गंगा यात्रा का एक माध्यम बन गया है। बहुत सारे लोग उस पर जा रहे हैं और इससे जो मल्लाह हैं, वहाँ स्थानीय मल्लाह थे, उनके नावों को रेगुलेट कर दिया गया है कि एक परिवार एक नाव ही रखेगा। जिनकी 4 नावें थी उनकी निरस्त कर दिया गया उनका परमिट। और इसी तरीके से बनारस हाई पॉलिटिकल ड्रामा यहाँ होता रहता है, लगातार लोगों का आना जाना होता है। तो इसका जो खामियाजा है यहाँ की जनता किस तरीके से भुगतती है, ये अखबारों में समय समय पर जाम और तमाम दूसरी समस्याओं को लेकर आता रहता है। लेकिन समस्याएं जो आम जनता की हैं इससे भी ज़्यादा गंभीर हैं। ख़ास तौर से जब भी प्रधानमंत्री का काफिला आता है या मुख्यमंत्री का काफिला आता है तो तमाम सारे रेहड़ी पटरी वाले लोगों को उजाड़ दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है, उनको खदेड़ दिया जाता है। और अभी हाल ही में स्वयं प्रधानमंत्री ने एक लोकलुभावन नारे के तहत यहाँ पर तमाम लोगों को ई रिक्शा की योजना दी। उनको ई रिक्शा कंपनियाँ यहाँ आईं और उन्होंने बड़े पैमाने पर ई रिक्शा बेचा और उस ई रिक्शे के जरिए से हजारों लोग अपनी आजीविका कमा रहे थे। लेकिन अब वे संकट में पड़ चुके हैं। उनको 3 किलोमीटर के दायरे में ही अपना ई रिक्शा चलाने की अनुमति है और इस अनुमति के कारण वो दूर के भाड़े नहीं ले सकते हैं और उस दायरे में जितना उनको मिलेगा उतना ही कमाने की जो स्थिति है उसको लेकर कई लोगों ने यह बताया कि हमारे पास कोई भी आमदनी अब इस तरह की नहीं हो रही है जिससे हम अपने परिवार को चला सकें और ई रिक्शा की किस्तें भर सकें और तमाम सारी जो उसके मेंटेनेंस के खर्चे हैं उसको पूरा कर सकें। तो इसको लेकर ई रिक्शा चालकों ने एक हड़ताल किया, सत्याग्रह किया शास्त्री घाट पर बनारस के और उसमें उनके एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आमरण अनशन किया और आमरण अनशन के 17वें दिन उनको स्थानीय पुलिस ने वहाँ से उठाया और ले जाकर दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया और वहाँ 2 पुलिस का पहरा लगा दिया कि वे कहीं अपना अनशन जारी रखेंगे और सुसाइड कर लिए या कोई और बात हो गई तो ये बात फैल जाएगी। इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है। बनारस के राजघाट पुल से एक आदमी अपने ई रिक्शा समेत गंगा में कूद गया और मर गया। बाद में लोगों ने बताया कि वह इतने आर्थिक दबावों में जी रहा था कि उसके सामने मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हम लोगों की यह समस्या है कि हम लोग बनारस में जैसे हम लोगों को उपहार के तौर पे, रोजगार के तौर पे एक टोटो दिया गया था जो हमारे माननीय मोदी जी ने हम लोगों के रोजगार के तौर पे दिया था हम लोगों को। लेकिन इस समय हम लोगों से वो चीज छीना जा रहा है। हम लोगों को बेरोजगार करने के कगार पे लाकर खड़ा कर दिया गया है। हम लोगों को इस टाइम 2 किलोमीटर के रेंज में बांधा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप लोग जिस थाने क्षेत्र से हैं उस थाने क्षेत्र के अंडर में ही रहेंगे, जबकि यहाँ के पैसेंजर जो भी होते हैं हमारे उनको 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भी जाना होता है। हम लोग सारा दिन उनसे झगड़ा नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों का
बहुत विनम्र निवेदन से हम लोग यहाँ पर अनशन पे बैठे हुए हैं। लगभग 15 से 20 दिन हो गए। हमारे नेताजी प्रवीण काशी जी वो 15-20 दिनों से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और ये लोग हम लोग मिलकर यही अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि हमारे हक को, हमारे मांगों को माना जाए। और बहुत सारे लोग हैं इसमें जो आपत्ति प्रकट उत्पन्न कर रहे हैं लोग, लेकिन हम लोगों का बस यही एक सिस्टम बनाया है कि शांति से हम लोगों का जो भी मांग है उसको मांगा जाए। अच्छा, ये धरना कब तक चलेगा? अभी तो इसका कोई सीमित समय नहीं हम लोग दिए हैं। अभी तक 25 मंगलवार तक हमारे नेताजी ने आखिरी समय दिया हुआ है कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया, हमारे हितों को नहीं सुना गया, तो वो आत्मदाह तक करने को तैयार हैं। अब सुना गया है कि कोई कूद गया था यहाँ राजघाट पर हमारे एक हरहुआ के टोटो चालक थे जो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। यहाँ पे यह स्थिति हो गया है सर कि हम लोग 50-100 रुपए भी कमाने के मोहताज हो गए हैं। हमारे घर में इस समय अपने बच्चों को दूध लाने का पैसा नहीं है, जेब में 10 रुपए नहीं है कि हम लोग चाय सड़क पर पी सके। हम लोग 8-10 घंटा यहाँ पर आके बैठ रहे हैं लेकिन कोई सड़क पे एक चाय नहीं पीने जा रहा है। लेकिन अभी डीएम कार्यालय भी गए थे हम लोग, तो हमारे डीएम साहब जो हमारे पिता समान, हमारे गार्जियन समान बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बार भी हम लोगों से 5 मिनट का समय निकालकर मिलना उचित नहीं समझा। और ये भी वो सोच रहे हैं कि ये लोग कमजोर हैं, थक हार कर या तो आत्महत्या कर लेंगे या तो फिर अपनी आवाजों को दबा देंगे। यहाँ पर बहुत से नेता लोग आ रहे, जैसे कि अभी अजय राय जी आए थे, वो सांत्वना देकर गए थे कि आप जहां भी रहेंगे, आपकी हर लड़ाई में हम सबसे आगे रहेंगे। लेकिन हम लोग का भीख मांगने का आदत नहीं है, आप लोग अधिकार मांगते हैं, भीख नहीं मांगते हैं। जब उनको सांत्वना देना ही था तो वो हम लोगों की हर लड़ाई में यहाँ बैठ कर लड़ते हैं। अभी हम लोगों के जो नेताजी हैं उनको अस्वस्थ बताकर पुलिस वालों ने दीनदयाल हॉस्पिटल में ले जाकर रखा हुआ है, जबकि हमारे नेताजी आज ही बोल रहे थे कि हम स्वस्थ हैं। चाहे हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सारे हमारे शासन, प्रशासन, मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे लोग इस समय बहरे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। 25,000 26,000 परिवारों को नहीं देख रहे। मोदी जी जो है कहते हैं बनारस को कि ये हमारा परिवार है, ये परिवार मर गया आज के दिन में। अपने प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी आवाजों को सुने, हमारी मांगों को सुने, नहीं तो कुछ ही दिनों में जैसा महाराष्ट्र का आपने माहौल बनाया था कि सारे किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दिया था, यहाँ पर भी वो माहौल बनने में समय नहीं है। ये माहौल आपको मात्र महीनों के अंदर देखने को मिल जाएगा कि कितने लोगों ने आत्महत्या किया। आंकड़ा गिनना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरा नाम सर धनवंतरी चौबे है, मैं बनारस के रहने वाला हूँ। ये बताइए कि ये हमारे साथ न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है? जब ने आपने स्टार्ट किया तो गरीबों का मसीहा बन के आए, वो बोले कि माँ गंगा ने हमको बुलाया, तो गंगा का बेटा आप है तो गंगा का बेटा हम भी तो हैं। ये बंटवारा किस बात का? आप बंटवारा कर रहे हैं। टोटो आपने हम लोग को गिफ्ट दिए हैं, हम लोग आप गिफ्ट 4 आदमी 10 आदमी को दिए, मगर गाड़ी आ गई तो हम लोग धीरे धीरे लेने शुरू हो गए, लोन पर, किसी से कर्ज लेके, या हम लोग सोना चांदी बेच के अपने आप को ठोस बनाए कि 10 रुपए के लिए हम लोग मोहताज नहीं है। मैं मम्मी पापा से नहीं मांगूंगा, मैं अपने आप को स्टोन बनाया। अब आपने गाड़ी बंद कर रहे हैं, गाड़ी बंद कर देंगे, हमारे बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा? हमारे बच्चे के फीस कौन देगा? कंपनी का हमको भरना है, एमआई आता है 9,000, 9,500, किसी का 10,000 है। बताइए जब हम कमाएंगे नहीं तो एमआई कहाँ से भरेंगे? बड़ी बड़ी बस आ गई है बनारस में, बैटरी वाली, एसी वाली बैटरी है। जो भाड़ा हम लोग लेते हैं वही भाड़ा बस वाला भी लेता है। 25 रुपया हम लोग भी लेते हैं, 25 रुपया वो भी लेता है। तो सरकारी किस चीज का? आप कहते हैं कि ये सरकारी बस है। हम लोग को टोटो में आपको दिक्कत है तो टोटो निकाले क्यों? जब आपको टोटो बंद ही करना था या डिवाइड करना था, रास्ता बंद करना था, तो टोटो क्यों निकाले?
जब टोटो से जाम लग रहा है तो आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं बंद किया? आपको रजिस्ट्रेशन बंद करना चाहिए ना, कि टोटो बंद करना चाहिए? ये 25,000 घरों की बात है सर। 25,000 घर से 1.25 लाख तैयार हुआ है। ये बताइए, एक घर में एक टोटो से 6 परिवार का घर चलता है। हम लोग गरीब इंसान है सर, हम लोग कभी जाम नहीं लगाते हैं। हम लोग जाम लग जाता है तो जाम छोड़ाने का ठेका भी हम लोग रखते हैं। हम लोग जाम भी खड़े होकर छोड़ाते हैं। नहीं तो जो टीआई या होमगार्ड साहब का या पुलिस साहब का ड्यूटी लगता है लंका पे, आप उनसे बात कर सकते हैं कि तिवारी बाबा खड़े होकर अपना पूरा लाइन से लाइन गाड़ी हटवाते हैं, हाथ जोड़ के मृदु निवेदन करते हैं। ये सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल वाले लगाते हैं, 4 व्हीलर वाले लगाते हैं, बस वाले लगाते हैं, ऑटो रिक्शा वाले लगाते हैं। क्या हम ही लोग लगाते हैं? ऐसे कि हम लोग गरीब हैं, साइकिल वाले बोल देंगे, मोटरसाइकिल वाले बोल देंगे, कोई आएगा पीछे से धक्का मार देगा। ये कहाँ का न्याय है? मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि 25,000 परिवार को आप भूखे सोने पर मजबूर कर रहे हैं या कटोरा लेके भीख मांगे। हम लोग भीख नहीं मांगेंगे, हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग यही रहेंगे। मगर हम लोग कुछ करने वाले हैं, किसी का नहीं करेंगे। मैं अपने आप को करूंगा, मैं किसी का बिगाड़ नहीं करूंगा। मैं अपने आप को गंगा जी को दे दूंगा। जैसे वो कहते हैं ना कि मेरे को गंगा ने बुलाया है। आप बंबई, कलकत्ता से, बड़ोदरा से आके चुनाव लड़ सकते हैं, तो काशी का आके क्या हम टोटो रिक्शा नहीं चला सकते हैं? ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है भाई? आप गुजरात से आके लोगों को दे सकते हैं, गुजरात से आके सबको ठेका में दे दे के गाड़ी चलवा रहे हैं, बस चल रही है। गुजराती आदमियों को, सब गुजराती वासियों को ड्यूटी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। बनारस के आदमी क्या करेंगे? बनारस का आदमी भीख मांगेंगे मोदी जी। मैं किसी तरीके से अपना टोटो लिया, किस्त पे लेकर के मैं गाड़ी इस समय चला रहा हूं, और आज ये स्थिति आ गई है कि लोग गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। हर लोग परेशान है, हम ही नहीं, सब परेशान हैं। और सबसे ज्यादा परेशान हम लोग अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पा रहे हैं। आज ये स्थिति आ गई है। तो मोदी जी, आपसे बस हम यही कहना चाहेंगे कि कम से कम हम गरीबों की ये आह मत लीजिए आप, नहीं तो आपको ऊपर वाला भी नहीं बख्शेगा। हम लोग अखिल भारतीय ई रिक्शा यूनियन, जो हमारे अध्यक्ष प्रवीण काशी जी हैं, जो कि इस समय पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो कि इस 15 से 17 दिन, आज 18वां दिन है, जो कि हॉस्पिटलाइज, उनको जबरी उनका सेहत गिरता गया है। इसके लिए वो रात को 9 साढ़े 9 बजे लेके पंडित दीनदयाल में गए हुए हैं। मैं भारतवासी हूँ, सबसे पहले भारत माता की जय बोलता हूँ। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, श्री नरेंद्र मोदी जी आपके अंदर सरकार है, हम गरीब व्यक्ति का आपके पास आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है हमें नहीं पता है, लेकिन अगर ये आवाज अगर आप तक जा रही है तो आप ये देखिए कि हम गरीबों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। QR कोड बांटा गया है। QR कोड अगर बांटा गया है तो हम टोटो चालक, ऑटो चालक या बस, सभी के लिए ये नियम एक होना चाहिए। क्योंकि जो नियम हम ई रिक्शा वालों के लिए बनाए हैं, तो हमारे ई रिक्शा में कोई बैठने को तैयार नहीं होगा। जैसे कि अगर किसी को शिवपुर से कैंट जाना हो, शिवपुर से मैदागिन जाना हो, भोजूपीर से अगर उसको कैंट जाना है, तो हम लोगों को रूट नहीं दिया जाएगा। हम लोगों को आकर के लास्ट में 2 से 3 किलोमीटर का जो रूट दिया गया है, 5 से 10 रुपए वाली सवारी, वो आकर वरुड़ा पुल रुक जाएगा या चौका घाट रुक जाएगा, तो सवारी हमारे गाड़ी में बैठेगा नहीं। हमें तो QR कोड दे दिया, अगर हम ले भी ले रहे हैं, आपकी प्रशासन की बात मान ले रहे हैं, लेकिन हमारे गाड़ी में सवारी बैठेगा नहीं, तो हमारे परिवार का पेट चलेगा कैसे? हम आपसे कह रहे हैं कि एक बार आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी हैं, एक बार आम जनता बनकर के आप आकर के रोड पे देख लीजिए, गरीबों की गलियों में जाइए, बच्चे तक दूध के प्यासे हो रहे हैं, स्कूलों की फीस नहीं जमा हो रही है। बहुत ज्यादा हम लोग 20 दिनों से ये समस्या का समाधान चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। 20 दिनों से हम लोगों को
हम लोगों के घर में जो है कि खर्चा आधा हो गया है। बगल वाले किरानों से लेकर के स्कूलों से लेकर के अब बात किया जा रहा है कि भैया आप थोड़ा सा खर्चा और कुछ दिन चला दो ताकि हमारे बच्चे का जो है पेट पालन पोषण हो सके। स्कूल वालों को टीचरों से बात किया जा रहा है कि सर जो है कि कुछ दिनों का मोहलत दे दीजिए, जैसे समस्या का समाधान होता है हम कुछ गाड़ियां हमारी गाड़ी चलेगी, कमा करके हम आपको दे देंगे। सर हम आपसे यही चाहते हैं कि ये जो नियम लगा है प्रशासन द्वारा हम लोगों को सही नहीं है, प्रशासन के नजर में सही है कि रूट डाइवर्जन कर देंगे, जो है रूट बांट देंगे, QR कोड दे देंगे, अपने अपने इलाकों में चलेगा। सर अपने अपने इलाका में कितना सवारी निकलेगा? सवारी तो जो हमारा है काशी है, काशी पर्यटन स्थल आपके थ्रू बना है। काशी में अगर पर्यटन आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि काशी में कैंट स्टेशन जो है कि कैंट स्टेशन, मणिकर्णिका घाट, विश्वनाथ घाट, लंका पे चाहेंगे आपको दुर्गा कुंड, जो है कि बहुत सारे मंदिर हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पर्यटन आएंगे यहाँ पर तो कहाँ जाएंगे? यही एरिया घूमने के लिए आते हैं, काशी जोन पूरा घूमने के लिए आते हैं। तो हम लोगों को 500, 600, 700 में हम लोगों की गाड़ी बुक करते हैं, जो दिन भर हम लोगों के साथ वो घूमते हैं, हम लोग उनको घुमाते पूरा दिखाते हैं, काशी की पूरी नगरी घुमा करके उनसे 500, 400, 200 जो भी हम लोगों को मिलता है उससे परिवार चलता है। लेकिन जब रूट डाइवर्जन कर देंगे तो उनको कहाँ घुमाएंगे आप? मैं अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बनारस में एक काला कानून, एक नियम जो है मनमाने ढंग से एक तरफा लिया गया यहाँ के यातायात प्रशासन की तरफ से। उन्होंने कहा कि ये जो ई रिक्शा वाले हैं बनारस शहर में जाम लगाते हैं, और जाम लगाते हैं तो इसका उपाय ये है कि इस ई रिक्शा को 2 से 3 किलोमीटर के अंदर बंद कर दिया जाए, या 2 से 3 किलोमीटर से बाहर न चले, इन्हें मुख्य सड़क पे न चलने दिया जाए, इन्हें गलियों में कैद कर दिया जाए। तो ये जो नियम है, ये जो काला कानून है, इतना खतरनाक है कि जो लोगों का आय है ई रिक्शा चालकों का, वो एकदम ख़त्म कर देगा। आपने, मुझे नहीं मालूम कि आपने वो देखा है कि नहीं देखा है, रूट का बंटवारा कैसे किया गया है। वो रूट का बंटवारा बनारस 3 जोन में है, काशी जोन, वरुणा और गोमती। काशी जोन को 11 थानों में 4, 3, 2, 1 करके बांटा गया है। रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3, रूट नंबर 4। इसमें कोई भी रूट 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक उसका लंबाई चौड़ाई है, उससे ज़्यादा इसकी दूरी नहीं है। रूट नंबर 1 जो है वहाँ पे करीब 5000 गाड़ियाँ हैं। अब 5000 गाड़ियाँ ई रिक्शा 2 किलोमीटर में चलेगी, कितना कमाएगी? ऐसे ही दूसरे रूट में भी 3000, कहीं 3500, कहीं 2500 ऐसे गाड़ियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ऑटो को या तमाम और कमर्शियल व्हीकल को, चाहे बस है, ओला उबर है, रैपिडो है, उसको कोई एरिया में नहीं बांटा गया है। तो लोग जो है ऑटो पकड़ लेंगे, बस पकड़ लेंगे, क्योंकि बार बार ई रिक्शा बदलने के लिए तो कोई नहीं पकड़ेगा। और दूसरी जो बात है कि ई रिक्शा पकड़ के जब गलियों से जाएगा तो बहुत समय के बाद अपने स्थान पे पहुंचेगा। लेकिन जो मुख्य सड़क से चलने वाले वाहन है, जैसे ऑटो, ओला उबर, रैपिडो, बस, वो जल्दी उसे पहुंचा देंगे। उदाहरण देता हूं मैं आपको, किसी को लंका से कैंट आना है, तो लंका से कैंट अगर ई रिक्शा से आएगा तो 3 बार बदलना पड़ेगा। अभी क्या होता था, हम लोग डायरेक्टली पकड़ के जाते थे, ठीक है। तो ऐसे ही वहां से लंका से सीधा वो ऑटो पकड़ेगा और 20, 25, 30 जो भी उसका किराया होगा उसमें वो कैंट पहुंच जाएगा। कोई 3 बार नहीं बदलेगा कि लंका से आया फिर भेलूपुर में बदले ई रिक्शा, फिर भेलूपुर से सिगरा वाले थाने में ई रिक्शा बदले। तो ये कारण है। आपको आय का ब्यौरा मालूम है या नहीं मालूम है ई रिक्शा का? मैं वो ब्यौरा देना चाहूँगा। एक ई रिक्शा चालक, पूरे बनारस में 25,000 ई रिक्शा चालक है, उसमें से 95% से ज़्यादा ई रिक्शा लोन पर है। सब लोग किस्त देते हैं बैंक की, और लोगों ने निजी बैंकों से ऋण लिया हुआ है, तो ऊंची ब्याज दर पर वो लोग अपना बैंक लोन जमा करते हैं। 16%, 18%, 20%। मुद्रा योजना का भी लाभ
गरीब टोटो चालकों को नहीं मिलता है, क्योंकि वो मुद्रा लोन सरकारी बैंक में जल्दी दिया नहीं जाता। बैंक मैनेजर एक फाइल ले लेगा तो महीनों महीनों घुमाता रहता है, कमीशन का इंतजार करता है, उनके एजेंट होते हैं। तो ये सब कारण है। मैं ब्यौरा जो बताना चाह रहा था कि अभी वर्तमान में जो 25,000 में से 95% ई रिक्शा चालक लोन पर हैं, उनकी किस्त कम से कम 9,000 रुपये प्रति माह है। तो प्रतिदिन उनकी किस्त कितनी हुई? 300 रुपया। अब उसके अलावा बैटरी चार्जिंग की कीमत है, वो 100 रुपया है। तो ये 100 सब जोड़ेंगे तो 400 रुपये हो गया मिनिमम। उसके अलावा वो अगर 8 घंटे से 12 घंटे की ड्यूटी देगा तो 50 रुपये खाएगा कम से कम। 450 रुपये उसकी सड़क की लागत हो गई। उसके अलावा इंश्योरेंस पेपर, डीएल, फिटनेस, यहाँ वहाँ बहुत सारे हैं। नगर निगम को रोज 10 रुपया देना है। तो ये सब जोड़ेंगे तो वो भी 50 रुपया प्रतिदिन औसतन खर्चा आता है। तो प्रतिदिन की ई रिक्शा की जो लागत है 500 रुपया बनता है। ऐसी स्थिति में जब वो 500 रुपया कमा लेगा, उसके बाद ही वो जो कमाएगा वो घर लेके जाएगा। मान लीजिए उसने 600 रुपया कमाया तो सिर्फ 100 रुपया घर लेके जाता है। 700 रुपया कमाया तो 200, 900 रुपये कमाता है तो सिर्फ 400 रुपये लेके जाता है। आपको ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार कहीं भी जो न्यूनतम वेतन है अर्धकुशल श्रमिक का, वो भी 300-400 रुपया आता है। तो अगर वो 400 रुपया कमाता है तब वो न्यूनतम वेतन घर लेके जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ स्थिति एकदम उलट है इसके। वो रोज 400 रुपया 900 रुपया रोज नहीं जोड़ पाता है, कई बार 700-800 की गिनती में ही वो रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति पहले ही उसके ऊपर बहुत भारी पड़ रही। ऐसे में जब आप 2 किलोमीटर का रूट बना देंगे, उसे कैद कर देंगे, तो वो तो अपनी किस्त के पास भी किसी हालत में नहीं पहुंचेगा। किस्त तो दूर, जो 100 रुपये बैटरी चार्जिंग रोज का है वहां तक भी वो नहीं पहुंच पाएगा। इस डर को देखते हुए हम लोग अनशन पे मैं बैठा हूं। मेरा आज 17वां दिन है सत्याग्रह का, अनशन का। कल हमने डीएम साहब की कचहरी जो है इसी बात के लिए घेराव किया था कि आप हमारी आवाज शायद दूर से नहीं जा रही थी शास्त्री घाट पे, हम अनशन पे बैठे हैं तो शायद वहां नजदीक से सुन लेंगे, लेकिन अभी भी आवाज नहीं पहुंची है। इससे पहले हम लोग पीएमओ भी गए थे, हजारों की तादाद में, 5,000 से ज्यादा टोटो चालक गए। हमें लगा आवाज सुन लेंगे, नहीं सुनाई दे रही है। कल जो है उन्होंने कहा कि आपका बहुत दिनों से आप अनशन कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए, आपका स्वास्थ्य गिर रहा है, कीटोन बढ़ रहा है, शुगर कम हो रहा है। उन्होंने मुझे यहाँ हॉस्पिटल में ले आए। आपने अभी तक कहीं पर ज्ञापन सौंपा है? ऐसा कोई चौखट नहीं है जहां पे हमने मत्था नहीं टेका है। चाहे वो मत्था टेकना रहा डीएम साहब के आगे, कमिश्नर साहब के आगे, यातायात के आगे, पीएमओ में गए, है ना, सीएम साहब के पोर्टल पे भेजे, पीएमओ के पोर्टल पे भेजा हमने कोई रास्ता छोड़ा नहीं। जब हमारे प्रतिनिधि शास्त्री घाट पर तमाम सारे ई रिक्शा चालकों से मिले जो कि सत्याग्रह में शामिल थे, तो उन्होंने बताया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है और हमको डीएम ने भी मिलने का समय नहीं दिया कि हम अपनी बात कह सकें कि हमको इन 3 किलोमीटर के दायरे का जो परमिशन है उसको, जो बंदिश है उसको हटाया जाए, ताकि हम बनारस में तमाम सारी जगहों पर जिस तरीके से पहले काम करते थे उस तरीके से काम करें और अपनी आजीविका कमा सकें। ई रिक्शा चालकों ने यह बताया कि अभी हमारे पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है जिससे कि हम अपने परिवार को चला सकें। यहाँ तक कि सड़क पर खड़े होकर 10 रुपए की चाय पीना भी हमारे लिए मुहाल हो गया है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो हमारे सामने मरने का ही एक विकल्प है। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि यह सरकार जितना दावा कर रही है, जितनी योजनाएं ला रही है बनारस में, हजारों करोड़ की परियोजनाएं, लेकिन उससे गरीब आदमी वास्तव में किस जगह पर पहुंच रहा है, यह ई रिक्शा चालकों का जो आंदोलन है, सत्याग्रह है, उसको देखकर समझा जा सकता है। और इसके अलावा दूसरे जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, वे लगातार बीएचयू के आसपास के रेहड़ी पटरी वाले सैकड़ों बार उजाड़े जा चुके हैं, फिर वो आके वहीं बसते हैं क्योंकि उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। और सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि इस तरह से
असंगठित क्षेत्र के आजीविका कमाने वाले लोगों को, वेंडरों को, वो एक वेंडर जोन बना कर दें, जिससे कि वहाँ वो अपने सामानों की बिक्री करके अपने परिवार को चलाने लायक पैसा कमा सकें। तो कुल जो दिखाई पड़ रहा है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बनारस जो बहुत चमक रहा है, अंदर से वह कितने अंधेरे से भरा हुआ है, ई रिक्शा चालकों के इस सत्याग्रह को देखकर भी जाना जा सकता है। और साथ ही साथ ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखें तो तमाम सारी जगहों पर गांव में जो विस्थापन हो रहा है, जिस तरीके से उनकी ज़मीनों की लूट हो रही है, जिस तरीके से उनको इस भय में रख दिया गया है कभी भी उनका घर उजाड़ा जा सकता है, वो बहुत ही डरावना सत्य है। और हम लगातार इस बात की उम्मीद करते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश, एक लोकतांत्रिक शहर, एक लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था बने, ताकि कम से कम मेहनत मशक्क़त करके जीने वाले लोग अपने आजीविका के लिए मेहनत मशक्क़त कर सकें, उनको किसी तरीके की बंदिशें या उनके ऊपर किसी तरीके का दमन या उत्पीड़न न हो और वे ठीक तरीके से अपना जीवन चला सकें। क्योंकि जितना राजनीतिक रूप से लोगों ने एक हवा बना रखा है, ऐश कर रहे हैं जिस तरीके से, और जिस तरीके के सिद्धांत बघार रहे हैं वे इस बात को नहीं समझते कि ई रिक्शा चालकों या रेहड़ी पटरी वालों का क्या दर्द है। ई रिक्शा चालकों ने यह बताया कि अगर मंगलवार तक जिला प्रशासन उनकी बात को नहीं सुनता है तो वे सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे, ताकि यह उनकी आवाज़ सरकार के कानों तक जाए और उनकी सुनवाई हो। यह एक दुखद प्रसंग है कि लोग अपनी आवाज़ को एक चुनी हुई सरकार तक पहुंचाने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। ये निश्चित रूप से इस देश के लिए, इस शहर के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।